Assalamualaikum students, welcome to class of Electrodynamics 2. Dear students, in today's lecture we will discuss about the auxiliary field H, and we will also discuss here the Ampere's law in a magnetized material. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बाउंड करंट से रिलेटेड रिलेशंस को ट्राई किया था और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ बाउंड करंट लिखने का एक रिलेशन निकाला था। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब भी मटेरियल पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो हमें पता है कि उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन पैदा हो जाती है और इसके अलावा और अगर उस मटेरियल को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए तो उसमें फ्री करंट भी पैदा हो सकता है। इन दोनों के मिलाप से हम एम्पियर लॉ को मटेरियल के लिए लिखना चाह रहे हैं, जिसे हम कहेंगे कि एम्पियर लॉ इन मैटर भी कह सकते हो। जिस तरह से गासेस लॉ को हमने देखा था कि गासेस लॉ इन डाई इलेक्ट्रिक 4th चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। दो किस्म के करंट्स हमने मैग्नेटाइज मटेरियल के अंदर देखे थे, जिसमें बाउंड करंट्स और दूसरा फ्री करंट्स। जो बाउंड करंट्स हैं उनमें दो किस्म के मज़ीद हैं, जिनमें जो सरफेस बाउंड करंट है, वॉल्यूम बाउंड करंट है। वॉल्यूम बाउंड करंट के लिए हमने ये वाला रिलेशन पढ़ा था, JB इज इक्वल टू डेल क्रॉस M, जबकि सरफेस बाउंड करंट के लिए हमने ये वाला रिलेशन पढ़ा था KB इज इक्वल टू M क्रॉस N कैप। ये बाउंड करंट्स कैसे पैदा होते हैं? ये दरअसल एटॉमिक डाइपोल्स के रिज़ल्ट के तौर पे होते हैं कि एटॉमिक डाइपोल्स मीन के उसके अंदर चूँकि इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एटम के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट्स पैदा होते हैं, स्मॉल करंट लूप्स होती हैं। तो उन स्मॉल करंट लूप्स को हम एटॉमिक डाइपोल्स बोलते हैं। अगर वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स के डाइपोल मूवमेंट किसी एटम के अंदर कैंसिल ना करें एक दूसरे को, तो वो एटम एटॉमिक डाइपोल कहलाता है इन करंट लूप्स के हवाले से। तो इस तरह की जो है ये दो किस्म के बाउंड करंट्स मौजूद होते हैं। और फ्री करंट्स कौन से होते हैं? फ्री करंट्स आर दोज करंट्स विच आर नॉट रिजल्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन के रिज़ल्ट के तौर पर याद रखें सिर्फ दो किस्म के ये बाउंड करंट्स हैं, दो किस्म के करंट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और ये बाउंड करंट्स, जबकि मैग्नेटाइजेशन के जो रिज़ल्ट नहीं हैं वो कौन से करंट्स हैं? वो हैं फ्री करंट्स। दीज आर रिजल्ट ऑफ एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्जेस, क्योंकि ये तो करंट लूप्स हैं, इनमें चार्जेस का एक जगह से दूसरी जगह चार्जेस मूव नहीं करते, बल्कि चार्जेस या तो ऑर्बिटल मोशन रखते हैं बाउंड करंट्स के अंदर या फिर स्पिन मोशन रखते हैं। जबकि यहाँ पे चार्जेस की जो मोशन है फ्री करंट्स में, चार्जेस की मोशन एक्चुअल होती है, यानी चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि हम जो है बैटरी के साथ अगर कनेक्ट कर दें किसी भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल को, तो उसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास आयरन है, अब आयरन पर मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करें तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन पैदा हो जाएगी और उस मैग्नेटाइजेशन की वजह से ये बाउंड करंट्स भी मौजूद होंगे और उस
आयरन को अगर जो है हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करना शुरू कर देंगे और उसकी वजह से चार्जेस भी मूव करना शुरू करेंगे और वो फ्री करंट बनाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो करंट होगा किसी भी मटेरियल के अंदर वो इन दो करंट्स का मजमुआ होगा। टोटल करंट वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो किसी भी मटेरियल के अंदर हो सकती है वो बराबर होगी जे फ्री यानी फ्री करंट डेंसिटी प्लस बाउंड करंट डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड करंट डेंसिटी। तो इन दो करंट डेंसिटीज के मजमूए से नेट करंट डेंसिटी किसी भी मटेरियल के अंदर हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में हम एम्पियर्स लॉ को लिख सकते हैं। एम्पियर लॉ आपने पीछे पढ़ा था 5th चैप्टर के अंदर, जिसकी डिफरेंशियल फॉर्म ये वाली थी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। और म्यू नॉट को अगर हम इस तरफ डिवाइड करें तो ये बनेगा 1/म्यू नॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू जे। अब इस केस में जो जे है वो टोटल जो जे है वो ये है जे एफ प्लस जे बी। जे एफ प्लस जे बी का रिलेशन हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने इस रिलेशन को निकाला था डेल क्रॉस एम यानी कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वॉल्यूम बाउंड करंट डेंसिटी कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बराबर होती है। अब इस सेकंड टर्म को इस तरफ लेकर आए तो ये रिलेशन आ जाएगा 1/म्यू नॉट डेल क्रॉस बी माइनस डेल क्रॉस एम इज इक्वल टू जे एफ। जबकि जे एफ क्या चीज़ है, ये फ्री करंट डेंसिटी है। अब यहाँ पर दोनों टर्म्स में कर्ल मौजूद है, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी। हम इस कर्ल को कॉमन निकाल लेते हैं, collecting together two curls, so taking common del cross 1/म्यू नॉट b minus m is equal to jf. The quantity in parenthesis is designated by the letter h. ये जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है इसको हम h का नाम देते हैं और ये h ही दरअसल एक्सिलरी फील्ड है, which is also called the auxiliary field. Putting the H here, then we have del cross H is equal to JF. Del cross H is equal to, जहाँ पे H लिखेंगे तो ये del cross H is equal to JF बन जाएगा। ये एम्पियर लॉ की वो शक्ल है जो कि मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के लिए है, जिसमें मैग्नेटाइजेशन मौजूद हो। क्योंकि ये जो H है ये दरअसल एक किस्म का ये भी फील्ड है और ये मैग्नेटाइज्ड मटेरियल की यानी किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन के लिए इसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कह सकते हैं। तो इसका ये रिलेशन आता है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे एफ। ये डिफरेंशियल फॉर्म है एम्पियर लॉ की मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के लिए। हम क्या करना चाहते हैं, हम इसकी इंटीग्रल फॉर्म भी लिखना चाहते हैं। इंटीग्रल फॉर्म के लिए दोनों तरफ से आप सरफेस इंटीग्रल लें, ऐसे इंटीग्रल डेल क्रॉस एच डॉट डी ए इज इक्वल टू जे एफ डॉट डी ए इंटीग्रल लें। और जहाँ पर हम जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें। स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक किसी भी वेक्टर का जो कर्ल है उसका सरफेस इंटीग्रल बराबर होता है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो ये डेल क्रॉस एच का जो कर्ल है ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ एच बन जाएगा, यानी क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल बन जाएगा। तो इसकी जगह पर हम एच डॉट डी एल लिखते हैं, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है closed line integral of h dot dl is equal to if enclosed, if enclosed। क्योंकि ये वाली जो साइड है ये
करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी को जब हम dA के साथ इसका सरफेस इंटीग्रल लेंगे तो वो करंट देगा, करंट की वैल्यू देगा। सो फ्री करंट, this is the free current IF enclosed is the free current passing through the Amperian loop। आपको याद होगा कि हमने एम्पियर लॉ को सॉल्व करने के लिए एक एम्पीरियन लूप ड्रा करते थे। एम्पीरियन लूप के अंदर से अगर कोई करंट्स गुजरते हैं तो वो इनक्लोज्ड करंट्स कहलाते हैं। जो करंट्स एम्पीरियन लूप के बाहर से गुजरते हैं वो इनक्लोज्ड करंट्स नहीं होंगे और वो यहाँ पे शामिल नहीं होंगे ऐसे करंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रल फॉर्म है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। यहाँ पर हम कंपैरिजन देखते हैं कि मैग्नेटोस्टैटिक्स में डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे एफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो एफ है। इसे हम गाजेस लॉ ऑफ डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इसे हम एम्पियर लॉ इन फॉर मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो ये एम्पियर लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है। एच और डी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो रोल प्ले करता है वही रोल एच मैग्नेटोस्टैटिक्स में रोल प्ले करता है। लेकिन जो डी का जो यूज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो लिटिल है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों इसका यूज़ लिटिल है, जबकि एच का यूज़ जो है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा है। अमूमन बी की जगह एच ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी ज़्यादातर बी को इग्नोर कर दिया जाता है, जिसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। उनकी जगह इस एक्सिलरी फील्ड एच को इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शाज़ो नादिर ही हम डी का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही ले रहे होते हैं। और ये जो एच है इसकी एक रीज़न ज़्यादा इस्तेमाल की ये भी है कि ये इजी टू मेजर है, कि हम आसानी से इसे मेजर कर सकते हैं। जबकि डी जो है ये हार्ड टू मेजर है, इसे मेजर करना मुश्किल है। यूजुअली प्रेफर टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू फाइंड आउट डी। इसका क्योंकि अमूमन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने फाइंड आउट करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या एक दूसरा तरीकाकार इख्तियार कर लेते हैं। वो कौन सा कि हम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ई का रिलेशन है ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, तो वहाँ से जो है हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि डी को फाइंड आउट करना या मेजर करना एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है वो तो डायरेक्ट हम जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ई को फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में। वेयर द सिमेट्री परमिट्स above law can be solved to find h using the usual Ampere law method। जो एम्पियर लॉ का जो यूजुअल मेथड है, जो कि हमने 5th चैप्टर के अंदर देखा था कि हम एक एम्पीरियन लूप ड्रा करते हैं और उस एम्पीरियन लूप के अंदर से जो से करंट्स गुजरते हैं वो इनक्लोज्ड करंट्स होते हैं, और उन इनक्लोज्ड करंट्स के लिए फिर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते थे, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल, और राइट साइड पर हम इनक्लोज्ड करंट्स लेते थे। तो क्योंकि वहाँ पर ये म्यू नॉट आई था, तो अब इस केस में ये आई एफ के बराबर है। एयर आई एफ इज़ द फ्री करंट। जहाँ पे सिमेट्री परमिट करती है वहाँ पर ये गाजेस लॉ ऑफ डाइइलेक्ट्रिक भी एवेल्यूएट किया जा सकता है और इस तरह से डी की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सिमेट्री परमिट्स का क्या मतलब है कि कोई ऐसी शेप जिसमें से डी को इंटीग्रल के बाहर निकाला जाए, और जहाँ पर कोई ऐसी शेप जिसमें एच को इंटीग्रल से बाहर निकाला जाए, यानी जब हम इसके इंटीग्रल फॉर्म यूज़ करेंगे तो एच को इंटीग्रल से बाहर निकाल लीजिए। ये सब तमाम शेप्स के लिए, इरेगुलर शेप्स में ऐसा नहीं होता। जो रेगुलर शेप्स है जैसा कि स्फीयर है
प्लेनर सरफेस है या कोई इस तरह की सरफेस है, तो वहाँ पर जो है हम एच को इस इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं और ऐसी सिचुएशन में हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ आ रही है ना? अच्छा, नेक्स्ट है लीनियर एंड नॉन लीनियर मीडिया। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी। लीनियर मीडिया क्या होता है, नॉन लीनियर मीडिया क्या होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। और इसके साथ ही हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है। इन पैरामैग्नेट्स और डायामैग्नेट्स में ये होता है कि जैसे ही आप फील्ड को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन पैदा हो जाती है। मैग्नेटाइजेशन इज सस्टेन्ड बाय द फील्ड, यानी ये उस वक्त तक सस्टेन करती रहती है मैग्नेटाइजेशन जब तक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रहता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब किसी भी मटेरियल के ऊपर रहता है, जब एक्सटर्नल फील्ड ख़त्म होता है तो ये रिमूव हो जाता है, उसकी मैग्नेटाइजेशन रिमूव हो जाती है। In fact, for the most of the substances, magnetization is directly proportional to the applied field, provided field is not too strong. अमूमन ऐसा होता है कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात याद रखें कि ये मैग्नेटाइजेशन बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, जबकि ये मैग्नेटाइजेशन एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करें तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लगाएंगे जिसको हम काई एम बोलते हैं। सो मैग्नेटाइजेशन और एच का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो ये बनता है एम इज इक्वल टू काई एम एच। और ये काई एम क्या है, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कोई भी मीडिया या कोई भी मटेरियल जो इस इक्वेशन को ओबे करता है वो लीनियर मीडिया या लीनियर मटेरियल्स कहलाते हैं, लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। कोई ऐसे मटेरियल्स जो इस इक्वेशन को ओबे नहीं करते तो वो नॉन लीनियर मीडिया कहलाते हैं या नॉन लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड फील्ड के या एक्सिलरी फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, नाम लीनियर मीडिया। यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया था H इज इक्वल टू 1/μ0 B माइनस एम। तो यहाँ से अगर B की वैल्यू निकालें तो M को दूसरी साइड पे ले जाएं, ये बनेगा μ0 H प्लस M। and put the value from the equation 6.29 की जो इक्वेशन है ये जो हमने अभी पढ़ी है, m इज इक्वल टू काई एम एच। तो m की वैल्यू यहाँ पे ये वाली पुट करें काई एम एच। तो काई एम एच जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, μ0 तो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट कर लें कि ये जो μ0 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एच और एम दोनों के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये चलें, ये इस इक्वेशन को दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी की सारी सिलेक्ट हो जाती है। चलें आप इसको जो है ना ये करेक्ट कर लेना। तो μ0 ब्रैकेट एच प्लस एम और फिर आगे ब्रैकेट एंड पुट द वैल्यू फ्रॉम। जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे μ0 एच के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, μ0 काई एम एच के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी μ0 1 प्लस काई एम एच
for the linear media, thus B is also proportional to H. यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक इंडक्शन है वो इस H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जहाँ पर ये जो फैक्टर है म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, इसको हम म्यू कह देते हैं। सो B इज इक्वल टू म्यू H, और म्यू की कौन सी वैल्यू है, वो ये वाली है म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। इस म्यू को हम परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल बोलते हैं। इन अ वैक्यूम वेयर देयर इज नो मैटर टू मैग्नेटाइज्ड, द susceptibility chi m vanishes and permeability is mu naught। कि मैग्नेटाइज्ड मटेरियल जहाँ पे ना हो तो वहाँ पे ससेप्टिबिलिटी ज़ीरो होती है, यानी ऐसे मटेरियल जिनकी मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो तो उनकी ससेप्टिबिलिटी ज़ीरो होती है, क्योंकि काई एम की जो डेफिनेशन है वो यूँ बनती है काई एम इज इक्वल टू एम ओवर एच, यानी मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट एक्सिलरी फील्ड एच। तो अगर मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो है तो काई एम की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो परमेबिलिटी है वो म्यू नॉट के बराबर होगी, जिसे हम ये बोलेंगे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू आपको पता है कि वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ मटीरियल्स की ससेप्टिबिलिटी दी हुई है। तो आप देख सकते हो कि बिस्मत की है -1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, गोल्ड की -5 है, -8, -9। तो यहाँ पे ये देखें कि ये ससेप्टिबिलिटी हाइड्रोजन की सबसे कम है, ये डायामैग्नेटिक मटीरियल। और पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स की -6 से स्टार्ट होती है और इसी तरह से ये बढ़ती चली जाती है। और जबकि गोल्डोनियम जो है इसकी 4.8 इंटू 10⁻⁻1 है ससेप्टिबिलिटी, जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, सोडियम। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो जल्दी पैदा हो जाती है, यानी ये मटेरियल जल्दी मैग्नेटाइज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, एज़ कम्पेयर टू सोडियम। लिक्विड ऑक्सीजन ज़्यादा जल्दी मैग्नेटाइज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दी गैसियस ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी जब ज़्यादा हो तो उसका मतलब ये है कि उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन या डाइपोल मूवमेंट बनने की, डाइपोल्स का एक्सटर्नल फील्ड के अलाइन होने की ज़्यादा उसके अंदर पावर है या उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।